हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में देखेंगे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर जो 27 से और 3 मई के बीच में चर्चा में रहा और ये आने वाले एग्जामों के लिए सभी में इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो देखते हैं। पहला, ये के कस्तूरी रंगन है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये इसरो के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो ये 1994 से 2003 के बीच इनका बेंगलुरु में निधन हो गया। इनका नेतृत्व की बात करें इसरो में, तो इनके समय में ही पहला चंद्र मिशन जो था चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उससे अलग दूसरे विज्ञान से परे भी इन्होंने कुछ नीतिगत योगदान दिए, जैसे ये राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। दूसरा, योजना आयोग जो अब नीति आयोग है उसके सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। और तीसरा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 2020 में, उसका जो मसौदा तैयार करने वाली समिति उसके भी ये अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं। तो इन्होंने पश्चिमी घाट पर जो पारिस्थितिक रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी समिति थी उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की। इसलिए आप बताइए, एक एक कस्तूरी रंगन कमेटी और दूसरी पश्चिमी घाट पर कौन सी कमेटी थी? कमेंट करके बताइए। बात करें इनके योगदान के लिए, इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया और पद्म विभूषण हो गया। ये हो गए कस्तूरी रंगन। आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। अभी सरकार ने ये मिजेल्स रूबेला उन्मूलन अभियान लॉन्च किया है। इसमें ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, जो राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 25-26, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 2026 तक मिजेल्स रूबेला को 100% ख़त्म करना और 100% टीकाकरण कवरेज। तो खसरा और रूबेला, इनको इंग्लिश में मिजेल्स रूबेला और इनमें शॉर्ट में लिखा हुआ है MR, ये संक्रमण वायरल रोग है और मुख्य रूप से इनसे बच्चे प्रभावित होते हैं। बात करें तो ये जो खसरा होता है ये मोरबिली वायरस के कारण होता है और इससे मृत्यु सहित कई गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। रूबेला वायरस की बात करें तो ये सामान्य होता है, लेकिन ये गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, जिससे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम होने की भी संभावना होती है। इसके लक्षणों की बात करें तो दोनों ही बीमारियों में लाल चकत्ते बनते हैं। और इसकी मेडिसिन की बात करें तो इसके मेडिसिन के लिए अभी टीकाकरण या मेडिसिन उपलब्ध है। आगे बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसको अभी उड़ीसा सरकार ने राज्य का दूसरा नेशनल पार्क घोषित किया और इसी के साथ भारत के जो कुल नेशनल पार्कों की संख्या हो गई बढ़कर वो 107 हो गई। बात करें तो यहाँ के वन और वन्य जीवों की, तो यहाँ साल वृक्ष, नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वृक्ष सभी का मिश्रण पाया जाता है। आगे बात करें, उद्यान में कुछ ऊंचे पठार पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी खेरी व्यू और मेघासनी है। यहाँ पे सभी प्रकार के जानवर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये मगरमच्छ, हाथी, अधिकांश जानवर जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें, जो सिमलीपाल में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में कहीं भी पूछ सकता है यदि ये चर्चा में रहा कि इस सिमलीपाल से कौन कौन सी नदियाँ होकर बहती हैं। तो एक पहली है बुधबलंगा, दूसरी है काहेरी, सलांदी, ये किसकी सहायक है? बैतरणी की सहायक है। और पलपला बंदन नदी है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात वाटरफॉल भी हैं, जैसे बहरी पानी जलप्रपात, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क में ही है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। आप कमेंट में बताइए कि हाँ, पहला सबसे ऊंचा, भारत का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दूसरा है जोरांडा जलप्रपात और तीसरा है उसकी जलप्रपात, ये बुधबलंगा नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं शाहिद रजाई बंदरगाह, ये होमुर्ज तट, ये फारस की खाड़ी है यहाँ पर। तो यहाँ पे ईरान का एक बंदरगाह जिस पर अभी आग लग गई थी और आग में कुछ लोग हताहत हुए, कुछ लोग मारे गए। तो इसकी अवस्थिति बात करें तो ये ईरान का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत कॉमर्शियल पोर्ट है और ये जो स्ट्रेटजिक होमुर्ज अल मस्जिद के पास स्थित है और यहाँ से होकर विश्व का लगभग 26% तेल का आवागमन इसी रास्ते से होता है, जो पूर्वी एशिया को जाता है, दक्षिण एशिया को। बात करें यह INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यह पर स्थित है
जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को किससे, ये कैस्पियन सागर से, और रूस और उत्तरी यूरोप को जोड़ता है। इसके द्वारा ईरान की बात करें, ईरान के जो 85% कंटेनर कार्गो है वो इसी से उतरते हैं, और 52% तेल व्यापारी इसी से होता है, और आधे से अधिक समुद्री कार्गो का प्रबंधन भी शाहिद रजाई बंदरगाह से ही होता है। ये होगा आपका शाहिद रजाई पोर्ट। आगे बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया आलोक जोशी को। तो ये इससे पहले रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के बारे में। तो इसे को 1998 में स्थापित यह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के अधीन कार्य करता है। दो अन्य प्रमुख निकाय भी इसके अंदर हैं, कौन कौन से, एक सामरिक नीतिगत समूह और दूसरा संयुक्त खुफिया समिति। ये आपस में मिलकर काम करते हैं। इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड की हम संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी होता है, और इसमें कूटनीतिक, सैन्य, शिक्षा, अर्थशास्त्र और साइंस एंड टेक जैसे विविध क्षेत्रों के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके सदस्यों की बात करें तो इनके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। दूसरा, आगे बात करें कार्यकाल की, तो जो बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति है वो 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है। और इसके कार्य की बात करें तो यह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बाहरी खतरों, आंतरिक स्थिरता, उभरती चुनौतियों पर सलाह देता है। आगे बात करते हैं, विजिंगम एयरपोर्ट कहाँ पे है, केरल में। इसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। ये जो भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बारे में जानते हैं विजिंगम एयरपोर्ट के। तो ये भारत का पहला डीप वाटर शिप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसे कंटेनर और बहुउद्देशीय कार्गो के लिए डिजाइन किया गया। बंदरगाह का विकास ट्रिपल मोड के तहत डिजाइन, विनिर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर किया जाता है। ये एक इकोनॉमिक्स का मॉडल है। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो अभी ये इसको यूएई द्वारा की जो वायुसेना है, ये इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो भारत शामिल हुआ है। तो इस अभ्यास में दूसरे देश भी शामिल हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, यानी ये मल्टीलेटरल है। कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन और यूएसए की वायुसेना भी शामिल हुई है। अब बात करते हैं भारत के, यदि बात कर रहे हैं यूएई की, तो इन दोनों के, भारत और यूएई के बीच भी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो पहले हम बात करें तो पहला है डेजर्ट साइक्लोन, जो भूमि आधारित सैन्य अभ्यास है। दूसरा है डेजर्ट ईगल, जो वायुसेना लड़ाकू अभ्यास है। तीसरा है जायद तलवार, जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और अगला है डेजर्ट नाइट, ये होता है फ्रांस इसमें शामिल है, यूएई शामिल है और इंडिया शामिल है। आगे बढ़ते हैं, ये टाइक्सियन और रीप या सैंडी के, ये अभी चर्चा में रही, चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। तो देखते हैं, दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिलीपींस के प्रमुख सैन्य आउटपोस्ट थीटू द्वीप के पास विवादित टाइक्सियन द्वीप पर कब्जा किया है। थीटू द्वीप को दूसरे नाम से भी जाना जाता है पग आसा द्वीप। बस जानते हैं इसके, ये देखो आपको, ये हो गया थीटू द्वीप, ये हो गया सूबी, ये हो गया सैंडी के, और ये हो गया वाइट सन। और ये किसके पास है, ये बड़ा द्वीप है स्प्रेटली। और कहीं से कुछ भी पूछ सकता है क्या, किस किस की, ये आ गया आपका मलेशिया और ये हो गया आपका फिलीपींस, और ये आपकी होगी चाइन की 9 डैश लाइन। तो इसके बारे में जानते हैं, अन्य नाम इसका सैंडिक है, ये स्प्रेटली द्वीप समूह इसके निकट इसका हिस्सा है। महत्व की बात करें तो चीन का दावा है कि सैंडिक के एक प्राकृतिक द्वीप है, न कि मानव निर्मित। यदि चीन इस पर अपना अधिकार मजबूत करता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस द्वीप के पास के 12 नॉटिकल मील या 22 किलोमीटर के प्रादेशिक जल क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। इसमें थीटू द्वीप के आसपास का जो जल क्षेत्र है वो भी शामिल हो जाएंगे, और वो किसके अधिकार के अंतर्गत आते हैं, फिलीपींस के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो सैंडी के द्वीप है, अभी क्वेश्चन पूछ ले कि सैंडी के द्वीप हाल ही में विवादित रहा, ये किस किस के बीच, कौन कौन से देशों के बीच विवादित था, तो चीन और फिलीपींस के। आगे बात करते हैं, कैस्पियन सागर पर जलवायु पर परिवर्तन का खतरा। तो
ये अभी रिसर्च सामने आई है। तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले वाष्पीकरण के कारण कैस्पियन सागर का तेजी से संकुचन हो रहा है, जिससे जैव विविधता, आजीविका और क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में है। प्रभाव की बात करें, क्या प्रभाव पड़ेंगे जलवायु परिवर्तन के कैस्पियन सागर पर होने से? तो पहला, जैव विविधता ह्रास, इसमें कैस्पियन सील मिलती है। दूसरा, बेलुगा स्टर्जन जैसी स्थानिक प्रजातियों को खतरा हो सकता है। उद्योग, यहाँ पर कुछ पोर्ट हैं, जब ये सूख जाएगा तो इनका कोई महत्व नहीं रहेगा, जैसे बाकू अजरबैजान, अंजलि ईरान, अक्तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनबासी तुर्कमेनिस्तान और लगान रूस जैसे बंदरगाह भी इससे प्रभावित होंगे। यहाँ पर वोल्गा नदी है जो कैस्पियन सागर को बाह्य क्षेत्र से जोड़ने वाला एक मात्र समुद्री संपर्क है, ये अव्यवहार्य हो सकती है। आगे बात करें सार्वजनिक स्वास्थ्य का जोखिम, इससे पहले अरल सागर भी सूख गया था, तो उसी से संबंधित इसको कनेक्ट किया कि शुष्क समुद्री तल से ये अरल सागर आपदा के समान ही औद्योगिक प्रदूषण और लवण से दूषित धूल मुक्त हो सकती है। अब बात करते हैं कैस्पियन सागर की। तो इसकी एक महत्वपूर्ण ट्रिक हम बताते हैं कि सबके नाम ले लो, RAKIT, रकित। और रकित भाई इतना ही ध्यान रखो कि हाँ, कैस्पियन सागर की तरफ ये चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। तो R से हो गया रूस, A से हो गया अजरबैजान, K से हो गया कजाकिस्तान और T से हो गया तुर्कमेनिस्तान और I से हो गया ईरान। ये इसके चारों तरफ देश हैं। कैस्पियन सागर की बात करें तो ये एक विवर्तनिक झील है और ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल क्षेत्र भी है। इसमें 3 प्रमुख नदियां गिरती हैं, जो कौन सा, एक वोल्गा हो गया, यूराल हो गई और एक हो गई टेरे। ये हो गया कैस्पियन सागर। आगे बात करते हैं 2025 में आदित्य बिरला ग्रुप के जो अध्यक्ष थे कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसने प्रदान किया है, कौन? तो ये मुंबई में RSS प्रमुख जो है मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत की वृद्धि और विकास में बिरला के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। अभी शहरी समस्या से रिलेटेड एक कमेटी गठित की गई थी केशव वर्मा की अध्यक्षता में। और केशव वर्मा की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी शहरी समस्याओं को लेकर के, उसने सुझाव दिया और सुझावों को वित्त मंत्री को सौंप दिया। उसी में एक ये सिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के गठन की बात की जा रही है हर एक शहर में, जिसमें वहाँ के व्यवसायी और वहाँ के जो भी निर्वाचित व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होंगे। आगे बात करते हैं, अभी एक रिपोर्ट चर्चा में, ये ऐसा टॉपिक आपको मेंस में यदि आप लिखोगे तो 1 नंबर वैसे ही बढ़ जाएगा। ये द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन पुस्तक, जो ये लोकसभा के एक अतिरिक्त सचिव रहे, कौन, देवेंद्र सिंह, इनकी ये पुस्तक है। और इन्होंने कुछ अपने विचार इसमें व्यक्त किए हैं कि संसद को कम से कम 1 वर्ष में 100 दिन काम करना चाहिए। कार्यपालिका को जवाब देने के लिए एक नया टॉपिक या प्रधानमंत्री का प्रश्नकाल शुरू हो, जिससे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। आगे बहस और चर्चा के प्रारूप में भी बदलाव हो। आगे बात करते हैं एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप अभी आयोजित की गई। मेजबान देश कहाँ पे, जापान में। इसमें 87 पदकों के साथ भारत प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जापान है मेजबान, और तीसरे पर मंगोलिया और चौथे पर ओमान है। बात करते हैं एशियाई वॉलीबॉल टूर्नामेंट, अभी ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने वाला था। इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन भारत ने इससे पीछे हटने का फैसला किया है। इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो आपको हर संडे 9 बजे मिलती रहेगी। थैंक यू।